हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आपका स्वागत है क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 में जो बचा हुआ पोर्शन था उस पर चर्चा करते हैं। और इस पोर्शन से एग्ज़ाम में सवाल हमेशा आता है, हमेशा कोई ना कोई आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक हमारा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की जो भी प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनको पढ़ेंगे। तो कुल आपके NCERT में 5 टाइप की रिएक्शंस हैं। उन 5 टाइप की रिएक्शंस में भी उसके और टाइप्स भी दे रखे हैं। तो हम पहले उन मुख्य अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके टाइप्स को भी और जो भी उनके सब रिएक्शंस हैं उनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे वेरी फर्स्ट रिएक्शन आपके सिलेबस में जो दे रखी है वो है संयोजन या इसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपके आसपास, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए अभिक्रिया में होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम ये बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अच्छा देखिए, आपके पास में एक अभिकारक A है और एक दूसरा क्या है, B है, और दोनों मिल करके एक उत्पाद C बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद C बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक अभिकारक A है, दूसरा B है। A और B की जगह पे कुछ भी हो सकता है। दोनों मिल करके अभिकारक एक उत्पाद C बना रहे हैं। ठीक है, दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद C बना रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे 2 अभिकारक हैं, एक और जोड़ लीजिए, मान लीजिए आपके पास D है। ऐसा नहीं है कि 2 ही अभिकारक हो सकते हैं, अभिकारक 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके किसी एक उत्पाद को बनाते हैं, क्या कहलाएगा? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इस डेफिनेशन को बस याद कर लीजिए और चाहो तो उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आप लिख लीजिए कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद को बनाते हैं। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। आइए, इसकी जो भी अभिक्रियाएं हमको देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए H2 है। क्या है? H2 है, H2 गैस है और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी I2 गैस से। ठीक है, ये गैस है, इसको गैस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी गैस है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाते हैं, और ये भी हमारा गैस फॉर्म में है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है आपके, देख लीजिए, 2 H यहाँ पर है, 2 I यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2 H और 2 I है। एक और एग्जाम्पल देखिए, C+ में O2, क्या बना? CO2। ठीक है, आप कोयले का दहन करते हैं और जब कोयले का पूर्ण दहन होता है तो CO2 गैस रिलीज होती है। और ये कैसी अभिक्रिया है? यह एक योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, S+O2, ये क्या बन जाएगा? SO2। सल्फर को जलाते हैं वायु की उपस्थिति में
तो क्या बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये भी गैस फॉर्म में ही, यहाँ पर कार्बन सॉलिड है, ठोस है, ये गैस है, और ये भी क्या है गैस है, सल्फर सॉलिड है, और यहाँ से O2 गैस है, और SO2 भी गैस होता है। एक और देखिए, एक और देखिए, देखिए H2 प्लस में O2, ये बनाएगा H2O, क्या बनाएगा H2 गैस है, O2 गैस है, और ये क्या है लिक्विड है। हाइड्रोजन गैस O2 से रिएक्ट करके क्या बनाती है H2O का एक मॉलिक्यूल बनाती है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि 2 हो जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 H है, तो 2 तो हो गया। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आपके पास में है, तो आप इसको या तो हाफ करिए या तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। Na प्लस O2, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 2Na2, यहाँ से इसको बैलेंस कर लीजिए तो आपका क्या बनेगा, ये यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगली रिएक्शन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा बाहर की ओर उत्सर्जित होती है। ठीक है, ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो क्या कहलाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगी। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए। अच्छा अभी उसको नोट कर लीजिएगा, पहले एग्जांपल देखिए। देखिए मान लीजिए आपके पास में कार्बन है और आपने इसको जलाया। कोयले के दहन से हमेशा आपको ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा आपको प्राप्त होती है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी। इसमें आप साथ में क्या लिख लें, ऊर्जा बाहर रिलीज हो रही है। एक और एग्जांपल देखिए, आपने मेथेन को जलाया। किसको जलाया, मेथेन को। मेथेन को जब भी आप जलाते हैं तो आप जानते हैं अगर ये कार्बनिक, मेथेन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, और जिस भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा तो जलाने पे हमेशा CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2। तो आप यहाँ क्या लिख दें, CO2। अगर H मौजूद है तो H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से आपका 2 हो गया, यहाँ आपका CO2 हो गया। तो आप देखिए कि यहाँ से 2 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नोट पॉइंट में इसमें एक चीज़ आपको लिखना है, ये लिखना है कि जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती हैं, सभी दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं। क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, नोट का अगला पॉइंट देखिएगा, जो श्वसन होता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन कैसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, देख लीजिए। आप ग्लूकोज, श्वसन में ग्लूकोज का दहन होता है। किसका, ग्लूकोज का दहन होता है। तो देखिए आपके पास में ग्लूकोज है, आपके पास क्या है, ग्लूकोज है।
और दहन करने के लिए आपको O2 चाहिए। क्या चाहिए? O2 चाहिए। O2 से इसको दहन किया गया, जलाया गया, तो क्या मिला? CO2 और प्लस में H2। मैंने कहा इधर देखिए, ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो CO2 और प्लस में H2 और प्लस में क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी, यानी कि ऊर्जा। और ये ऊर्जा आपको ATP के रूप में प्राप्त होती है, आपको पता होगा। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 CO2 बनेगा और 12 H है तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, आपका ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से श्वसन क्या है, श्वसन वाला जो एग्जाम्पल है ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। पूछता है श्वसन कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी या इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों, तो कौन सा टिक करोगे? ऊष्माक्षेपी टिक करना है आपको। आइए ऊष्माशोषी अपक्रिया देखते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए जस्ट अपोजिट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का जस्ट ही उल्टा होता है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का कुछ न कुछ आवश्यकता हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ऊष्मा लगे, ऊष्मा की आवश्यकता महसूस की जाए उसमें। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े या ऊर्जा की आवश्यकता पड़े, तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। या ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो क्या कहलाएंगी? ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए N2 + O2 ये बनेगा आपका 2NO। ठीक है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या ही? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। अच्छा, N2 + O2 क्या बनाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे एनर्जी आपको देनी होती है, तो आप यहाँ से हीट लगा लीजिए सिंबल। ये सिंबल जब भी लगता है तो ये हीट को दिखाता है कि इसमें अपने ऊष्मा का कुछ ना कुछ ऊष्मा आपने इसमें दी है। तो आप इसमें यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, या ये लिखो, या तो आप ये सिंबल नीचे बना दीजिए। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं कि नोट पॉइंट ये है, देखिए अभी आगे पढ़ोगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया जो होती है सदैव ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माशोषी होती है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वियोजन का मतलब क्या होता है? विघटन होना, टूटना। और किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो सभी वियोजन अपक्रियाएं क्या होती है? कैसी होती हैं? सभी वियोजन अपक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्माशोषी होती हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपघटन अपक्रियाएं। कौन सी? अपघटन, या इन्हीं को कहते हैं वियोजन अपक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। ठीक है, वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, इन्हीं को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कौन सी अपक्रियाएं होती हैं? ठीक है, तो सुनिए, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक या कोई अभिकारक अपने अणुओं, परमाणुओं के समूह में टूट जाता है। और ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई मतलब निकले। ऐसा नहीं कि आलतू फालतू में टूट जाए, कोई मतलब ही नहीं निकले उसका। तो ऐसे यौगिक में टूटना चाहिए। कोई यौगिक है
और वो यौगिक किसी ऐसे यौगिक में टूटे कि बनने वाला यौगिक भी कोई उसका नाम होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी आलतू फालतू में टूट जाए और कोई मतलब ही ना रहे। तो ऐसा यौगिक, ठीक है, जब भी कोई यौगिक, कोई अभिकारक कुछ ऐसे परमाणुओं या समूह में टूट जाता है जिनका कोई रासायनिक सूत्र हो या कोई मतलब हो, तो वहाँ पर आप उसको देखिएगा सही से। ऐसा नहीं कि आपको अभिक्रिया दी जाए, आपको अभिक्रिया में यौगिक या उत्पाद को तोड़ा गया है और बनने वाले जो उत्पाद हैं वो कुछ और लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको लगेगा कि वियोजन हो रहा है, लेकिन ऐसा वहाँ पे होता नहीं है, वो रिएक्शन ही गलत होती है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि जब कोई अभिकारक या यौगिक एक ही होता है, ठीक है, वो अपने अणुओं या परमाणुओं के समूह में टूट जाता है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं वियोजन या अपघटन क्रियाएँ कहलाती हैं। तो देखिए कैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, CaCO3, यह है कैल्शियम यह है कैल्शियम कार्बोनेट और ये हीट, अच्छा मैंने पहले ही कह दिया कि जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती है। तो हमने यहाँ पे हीट इसको दिया, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे ऊष्मा, हमने इसको ऊष्मा प्रोवाइड कराया। तो अब देखिए टूटेगा ये CaO में और CO2 में। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आपने कभी किसी कैल्शियम कार्बोनेट सूखा वाला जो पत्थर होता है उसमें हीट कभी आपने उसमें दी होगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ से चूना प्राप्त होता है और साथ में CO2 की गैस निकलती है, ठीक है, CO2 गैस बाहर निकलती है। चलिए अब देखिए यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी। ये देखें तो ये हमारा सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। हालांकि आप इस चूने को भी पानी में जब मिक्स करेंगे तो भी आपको एक बार यहाँ से आपको हीट जनरेट मिलेगी। अब यहाँ देखिए ये गैस है आपकी, तो गैस को हमने दिखा दिया तीर से ऊपर। एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, एग्जाम्पल आपको एक और दिखाते हैं। FeSO4 फेरस सल्फेट है ये, और ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, देखिए Fe2O3 और प्लस में SO2 और प्लस में SO3 है। देखिए यहाँ पे हमें हीट को देना पड़ेगा ऊष्मा, ठीक है। इससे आपको ये मालूम रहेगा कि जहाँ भी वियोजन होगा, जहाँ भी अपघटन होगा, आपको रिएक्शन में हीट आपको देना ही रहेगा, तभी वियोजन हो पाएगा। कोई मॉलिक्यूल इतनी आसानी से नहीं टूटता है कि बस ऐसे हवा में टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हीट कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, और इसीलिए क्या है, इसीलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएँ होती हैं। यहाँ पे फेरस सल्फेट था, ये टूट गया SO2 SO3 और फेरिक ऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो ये दो अभिक्रियाएँ वियोजन की अभिक्रियाएँ हैं। अब एक सवाल और आता है कि वियोजन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के वियोजन होते हैं। तो देखिए वियोजन के जो प्रकार हैं वो जरा देख लीजिए। एक तो होता है तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन, इसी को बोलते हैं तापीय वियोजन। तापीय वियोजन। एक होता है विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। एक होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। ये तीन टाइप के वियोजन होते हैं, जिसमें से जो NCERT में है और एग्जाम में पूछता है वो ये वाला जरूर पूछता है, विद्युत वियोजन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसमें वियोजन और प्रकाशीय वियोजन ये दो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके लिए जो ये वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल डायग्राम से दिखाया गया है इसे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आपके आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल में अभी दिखाते हैं आपको, पहले समझिए। तो वियोजन तीन टाइप्स के होते हैं, एक तापीय या ऊष्मीय वियोजन होता है, दूसरा है विद्युत वियोजन, और तीसरा है आपका प्रकाशीय वियोजन,
ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के वियोजन, तो आपको ये वाला आपको देखना पड़ेगा। विद्युत वियोजन में आप H2O को एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। H2 का आप तोड़ते हैं तो आपको यहाँ से H2 प्लस में O2 प्राप्त होता है, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बीकर बना करके उसमें दिया जाता है। एक बीकर होता है, इसमें कैथोड और एनोड का प्रयोग करते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो उसमें वियोजन में आप, तापीय वियोजन में आप इसमें जो एग्जाम्पल ये वाले हैं इनको आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ऊष्मा है और यहाँ पर भी क्या है, ऊष्मा। तो उसमें वियोजन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देने हैं। प्रकाशीय वियोजन में प्रकाशीय वियोजन में आप एग्जाम्पल देख लीजिए। CH4 है मेथेन, और आपने इसको क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाई, और यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए ये CH3 Cl और प्लस में HCl बनता है, ये प्रकाशीय वियोजन है। और ये रिएक्शन हमेशा प्रकाश में ही होती है, हमेशा और हमेशा प्रकाश में होती है, अंधेरे में रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये हो गया आपका वियोजन। इसके तीन टाइप में से एक टाइप आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है कौन सा, विद्युत वियोजन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो समझिए, लिखेंगे नहीं, देखिए। अच्छा, इसमें पहले नाम से देख लीजिए, कह रहा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये हुआ कि कोई यौगिक है और किसी दूसरे यौगिक में कुछ ना कुछ को हटा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो रिमूव कर रहा है और अपना खुद जाकर के वहाँ पे सेट हो जा रहा है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सोडियम है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या उसके विलयन से विस्थापित कर दे, ठीक है, और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। अब डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिएगा इसको। क्या मैं इसे याद नहीं करता हूँ, देखिए Na, अब ये Na क्या करेगा, ये कॉपर को हटाएगा, तो देखिए Na2SO4, Na2SO4 बनेगा। यहाँ से 2 Na ले लीजिए, यहाँ से 2 क्यों आया, क्योंकि अच्छा ये चीज़ जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा, SO4 हमेशा -2 में होता है, कॉपर ये +2 भी होता है और +1 भी होता है, और सोडियम हमेशा प्लस होता है। इसकी चर्चा हम एक वीडियो में करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से सोडियम ने क्या किया, इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया और अपना जा करके यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो विस्थापन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हम कैसे मालूम करें। अच्छा, जैसे यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए इसी कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। ये देखिए AgO+ में कॉपर सल्फेट है, और आपसे कह दिया जाए कि अब इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी भी कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो, ये Ag क्या है, ये सिल्वर है, चांदी जिसे बोलते हैं। कॉपर, यहाँ से जो कॉपर है ये Ag से ज़्यादा क्रियाशील है, यानी Ag कॉपर से कम क्रियाशील है, इसलिए Ag ये कॉपर को हटा नहीं पाएगा, कॉपर को हटा नहीं पाएगा। और जब कॉपर को हटा नहीं पाएगा तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार हम उस सीरीज़ को, उस श्रेणी को लिखना चाहते हैं जिससे कि आप ये मालूम कर पाएँ कि कौन सा तत्व किस तत्व को हटाएगा। देखिए उस सीरीज़ को लिखते हैं, देखिए
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ। एक और देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये जो निशान दिख रहा है, इस निशान का मतलब है कि इधर का जो तत्व होगा वो ज़्यादा क्रियाशील है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये देखिए, ये तीर दिखा रही है कि क्रियाशीलता, क्रियाशीलता बढ़ने का क्रम, बढ़ने का क्रम। तो देखिए, जो पोटेशियम है वो सोडियम से अधिक क्रियाशील है, सोडियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, कैल्शियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है, एल्युमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील है और जिंक आयरन से अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन कॉपर से अधिक है और कॉपर Hg से अधिक है, Hg Ag से अधिक है और Ag Au से अधिक है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा हुआ? सबसे कम क्रियाशील आपका Au हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस एग्जाम्पल से नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखिए और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यही आपका कॉपर सल्फेट का ही विलयन था, ये देखिए, और आपने यहाँ से आप क्या ले लिया? Ca लिया, क्या लिया? कैल्शियम ले लिया और आपने रिएक्शन करवाई। तो देखिए, कैल्शियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो कैल्शियम तुरंत इस Cu को यहाँ से हटाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो क्या बनेगा? CaSO4 बनेगा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए, CuSO4 और प्लस में अब देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास में Fe है, क्या है? Fe है। तो ये देखिए, ये भी इसको यहाँ से, अच्छा यहाँ पे जब हटाएगा तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। तो FeSO4, क्योंकि आयरन यहाँ देखिए, आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पे है, तो आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से कॉपर, अब यहाँ देखिए, तो आयरन आपका कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको यहाँ से हटाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉपर हो जाएगा। एक और देखिए, कॉपर सल्फेट है ये, और आपने इसकी अपक्रिया Mg से करवा दी, तो ये भी हटा देगा, MgSO4 और प्लस में कॉपर। तो आप देखते हैं कि जितने भी कॉपर से इस पार के जो भी आपके तत्व हैं, वो कॉपर को उसके विलयन से हटा देते हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कॉपर से वे सभी तत्व ज़्यादा क्रियाशील है। क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या देखते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए, विस्थापन का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारक कम से कम 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। और दोनों अभिकारकों में जो अधिक क्रियाशील होगा तत्व, किसी भी यौगिक 2 अभिकारक होंगे, दोनों अभिकारक में उसके साथ में कोई ना कोई ऐसा तत्व लगा होगा जो दोनों में से अधिक क्रियाशील होगा, और जो अधिक क्रियाशील होगा वो दूसरे वाले यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से रिमूव करेगा और अपना जा करके वहाँ पे लग जाएगा, और जो उसका खाली स्थान बचेगा वहाँ पे वो जो कम क्रियाशील तत्व होगा आकर के वहाँ पे सेट हो जाएगा, और इस तरह से ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, AgNO3 और प्लस में NaCl, AgNa3 और प्लस में NaCl, और ये क्या बनाएगा? देखिएगा, AgCl, देखिए
यहाँ से जो सोडियम है ज़्यादा क्रियाशील है और जो Ag यानी कि सिल्वर है ये कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ से हटाएगा और जब इसको हटाएगा तो अपना जा करके यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, देखिएगा NaNO3। ठीक है, सोडियम ने Ag को हटा दिया और जा करके अपना सेट हो गया और क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान बचा ये जा करके यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, अच्छा ये सबसे पहले टूटते हैं आयन में, देखिए Ag प्लस हो गया और NO3 माइनस हो गया और ये भी टूटेंगे, देखिएगा Na प्लस हो गया और Cl माइनस आयन में टूट गया। देखिए ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन जाएगा और ये पॉजिटिव आयन क्लोरीन के नेगेटिव आयन पर जाकर के अटैक करेगा और नया प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, अभी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल देखिए, BaCl2 और प्लस में Na2SO4, Na2SO4, ये आपका क्या बनेगा, देखिए BaSO4। अब देखिए सोडियम क्या करेगा, Ba को हटाएगा यानी कि बेरियम को हटाएगा और जब ये हट जाएगा तब जाकर के यहाँ पे ये प्लेस हो जाएगा, तो BaSO4 बन जाएगा और साथ में NaCl2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब देखिए ये आपका जो BaSO4 है, BaCl2 है, Ba प्लस बनेगा और क्लोरीन का आपका 2 है तो 2 लगा लीजिए, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 Na प्लस ये बन जाएगा और ये टूटेगा तो SO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टूट जाएगा और ये आपका ये बन जाएगा। तो आपका ये आपका एक बनेगा, ये एक बनेगा, ये बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल्स कम से कम याद करिए। ठीक है, हालांकि एक से भी काम चल जाएगा, तो ये एग्जाम में पूछता है तो इसको आप याद करिए। विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया में से दोनों में से एक जरूर आता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया जो हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन आपको पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अपक्रिया। और ये तो लिखा ही है अपचयन अपक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है समझ लीजिए। ऐसे ही देखिए, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जाता है, या ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो उससे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया, या उसे बोलेंगे उपचयन अपक्रिया, या बोलेंगे ऑक्सीडेशन अपक्रिया। और ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा हो या हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, उसे बोलेंगे अपचयन अपक्रिया। क्या बोलेंगे? उसे अपचयन अपक्रिया। तो देखिए, इसको देखिए, उपचयन क्या है? उपचयन है ऑक्सीजन का जुड़ना। और ये क्या, अच्छा इसी में आप ये भी कर सकते हैं, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन क्या है? ये देखिए, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और या फिर से आप कह सकते हैं दूसरी चीज, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछता है कि ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, और पूछता है कि अपचायक क्या होता है, अपचायक। तो दोनों समझिएगा, और दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल थे, इसको समझिए। इसको देखिए, CuO+ में H2। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए क्या बनता है, Cu+ में H2O। सबसे पहली चीज़ आप इसमें पहचानिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस सब क्रिया को ध्यान से देखिए। देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखिए H2 से O जुड़ गया, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीकरण, ये क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जिस भी यौगिक से या जिस भी अभिकारक से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। जिस भी यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, आपको एक याद करना है, आप एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देता है, जो हाइड्रोजन देता है। ठीक है, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, जो ऑक्सीजन रिसीव करता है, जो ऑक्सीजन रिसीव करता है, जो ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अपचायक कहलाएगा। ये दोनों जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे सवाल आता है तो लोग गलत करते हैं और आपका सही जाएगा अगर आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए। एग्जाम में आपके यहाँ से 2-3 नंबर का आपका एग्जाम में यहाँ से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हमेशा एग्जाम में सवाल आता है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके देखा है, तो किसी किसी पेपर में तो 5 नंबर तक का यहाँ से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि आपका ये जो यूट्यूब परिवार है ये बढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।